नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के आइडियाज़ पर गहराई से बात करने वाले हैं, जिसने मुझे लगता है दुनिया भर में लाखों लोगों का पैसे को देखने का नज़रिया बदला है। हम्म। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। जी हाँ, बहुत ही प्रभावशाली किताब है ये। बिल्कुल। तो हमारे पास इसके जो मुख्य विचार हैं, उनका सार है और आज हम उसी पर बात करेंगे। हमारा मकसद क्या है? वो ये कि पैसे को लेकर जो दो बिल्कुल अलग सोच हैं, कियोसाकी ने अपने दो डैड्स के जरिए बताई हैं, उनको समझना। हाँ, और ये देखना कि ये जो अलग-अलग माइंडसेट हैं, ये हमारी फाइनेंशियल सक्सेस या फेलियर को मतलब कैसे दिशा देते हैं। सही। तो कहानी के सेंटर में दो पिता जैसे फिगर्स हैं। एक है पुअर डैड, ये कियोसाकी के अपने पिता थे, काफी पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी में, और उनका यकीन था फॉर्मल एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी और भाई मेहनत करके पैसा कमाओ। हाँ, मतलब वो पारंपरिक रास्ता जो हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं या जिसे फॉलो करने को कहा जाता है। एग्जैक्टली और फिर है रिच डैड, उनके दोस्त के पिता। वो स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने। और उनका फलसफा बिल्कुल उल्टा था। हाँ, वो कहते थे भाई फाइनेंशियल एजुकेशन लो, इन्वेस्ट करो और ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। हम्म। तो चलिए इन दो दुनियाओं का जो टकराव है और उनसे जो सबक निकले हैं, इस दिलचस्प पड़ताल में उतरते हैं। पहला सबक, और ये शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, मतलब पारंपरिक सोच पर सीधी चोट करता है। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, हाँ, ये सुनने नहीं थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है ना? पुअर डैड की सोच थी, अच्छी पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिले, अच्छी तनख्वाह आए, सिंपल। जो हमें सिखाया जाता है। लेकिन रिच डैड कहते थे, ये सोच तुम्हें जिंदगी भर पैसे का गुलाम बनाए रखेगी। उनका मंत्र था, संपत्ति यानी एसेट्स बनाओ, ऐसी संपत्ति जो तुम्हारे बिना सीधे काम किए भी इनकम जनरेट करे। ताकि पैसा तुम्हारे लिए मेहनत करे, तुम पैसे के लिए नहीं। ये सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है। बिल्कुल। और यहाँ देखिए, आकर्षक बात सिर्फ अमीर बनने की तकनीक से ज्यादा एक गहरी मानसिकता के बदलाव की है। अच्छा। सवाल यह है कि कोई अपनी जिंदगी की ऊर्जा और समय वो लगा कहाँ रहा है। क्या वो सिर्फ एक तनख्वाह के चेक के पीछे भाग रहा है महीने दर महीने, या फिर वो उस ऊर्जा का इस्तेमाल कुछ ऐसा बनाने में कर रहा है जो लगातार आय का स्रोत बने, चाहे वो सो भी रहा हो। हाँ हाँ। यहीं पर वो कर्मचारी वाली सोच और मालिक या निवेशक वाली सोच का वो बुनियादी फर्क आ जाता है। ये अपनी मेहनत के फल को देखने का नजरिया ही बदल देता है। लेकिन एक्सपर्ट, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि पैसा आपके लिए काम करे, पर असलियत में इसकी शुरुआत कैसे की जाए? मतलब खासकर तब जब किसी के पास शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा बचत न हो या वो पहले से ही अपनी नौकरी में फंसा हुआ हो। देखिए, ये बहुत बहुत ही वाजिब सवाल है। और रिच डैड का सिद्धांत ये नहीं कहता कि आप कल ही अपनी नौकरी छोड़ दो, ऐसा नहीं है। अच्छा। बल्कि शुरुआत छोटी हो सकती है, बहुत छोटी। ये पहले ना मानसिकता बदलने से शुरू होता है। अपनी कमाई को सिर्फ खर्च करने या बचाने की बजाय उसे एक बीज की तरह देखना शुरू करें, जिससे भविष्य में आय का पेड़ उग सके। ओके। हो सकता है शुरुआत में आप शेयर बाजार में थोड़ा सा निवेश करें, बहुत थोड़ा, या कोई छोटा सा ऑनलाइन कोर्स बनाकर बेचें, या कोई ऐसी स्किल सीखें जिससे आप साइड में कुछ कमा सकें और उसे फिर निवेश कर सकें। महत्वपूर्ण है शुरुआत करना और सीखते रहना, भले ही कदम बहुत छोटे हों। फोकस को सैलरी पाने से हटाकर संपत्ति बनाने की प्रक्रिया शुरू करने पर लाना, यही यही सबसे बड़ा मानसिक बदलाव है। अच्छा, तो मतलब पहला कदम सोच बदलने का है और फिर छोटी ही सही पर एक्शन लेने का। और एक्शन लेने के लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर ये संपत्ति है क्या चीज। यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है ना? वित्तीय साक्षरता, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना। हाँ, बिल्कुल। ये कियोसाकी के दर्शन का आधार है, एकदम कोर। उनके मुताबिक संपत्ति यानी एसेट कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। सिंपल। पैसा डालती है, ओके। जैसे? उदाहरण के लिए, मान लीजिए किराए पर दिया गया घर, उससे रेंट आ रहा है। हाँ। स्टॉक या बॉन्ड से मिलने वाला डिविडेंड, किसी बिजनेस से होने वाला मुनाफा, या मान लीजिए आपने कोई किताब लिखी, उससे रॉयल्टी आ रही है। ये सब आपकी आय बढ़ाते हैं, पैसा जेब में आ रहा है। ठीक है। और इसके उलट देनदारी यानी लायबिलिटी? देनदारी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। जैसे होम लोन की किश्त, अगर घर किराए पर नहीं है तो। कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज,
या कोई भी ऐसी महंगी चीज जिसकी मेंटेनेंस में लगातार पैसा लग रहा हो और उसकी वैल्यू भी टाइम के साथ कम हो रही हो, वो पैसा निकाल रही है। बिल्कुल। और यहीं पर कियोसाकी एक थोड़ी विवादास्पद बात कहते हैं जो बहुत से लोगों को चौंकाती भी है। क्या? वो कहते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए उनका जो घर है वो उनकी सबसे बड़ी संपत्ति नहीं बल्कि सबसे बड़ी देनदारी होती है। अरे, ऐसा क्यों? घर तो सबसे बड़ा एसेट मानते हैं लोग। हाँ, मानते हैं। अब इस पर काफी बहस होती है, लेकिन उनके तर्क के पीछे का विचार ये है कि अगर आपका घर किराया नहीं कमा रहा हम्म। और आप उसकी ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स, मरम्मत, इन सब पर लगातार पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, डाल नहीं रहा। बात तो सही है। तो ये समझना कि पैसा असल में आपकी जिंदगी में बह कैसे रहा है, कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, यही वित्तीय साक्षरता का मूल है। कैश फ्लो समझना। वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो महंगी गाड़ी मैंने पिछले साल ली थी लोन पर, वो शायद मुझे अमीर बनाने की बजाय अमीर बनने से रोक रही है, क्योंकि उसकी ईएमआई और मेंटेनेंस मेरी जेब से पैसा निकाल रहे हैं और वो कोई कमाई तो कर नहीं रही। हाँ, कियोसाकी के हिसाब से तो यही है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। इस समझ से देखें तो खर्च करने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। सही कहा। और इसी समझ से जुड़ा है तीसरा सिद्धांत, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, जैसे कि दूसरों के मामलों में टांग ना अड़ाओ। नहीं नहीं, वो मतलब नहीं है यहाँ। तो फिर क्या मतलब है? कियोसाकी का यहाँ मतलब है कि अपनी नौकरी या पेशे, मतलब जो आपका प्रोफेशन है, उसके साथ साथ अपने असली बिजनेस पर भी ध्यान दो। अपना असली बिजनेस? वो क्या है? वो है आपकी संपत्ति वाला कॉलम, आपका एसेट कॉलम। अच्छा। यानी सिर्फ दूसरों के लिए, मतलब अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करके उनका बिजनेस बढ़ाने की बजाय अपनी संपत्ति बनाने पर फोकस करो, अपना एसेट कॉलम बढ़ाओ। इसे थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, इसे ऐसे समझें, आपकी नौकरी या पेशा वो आपके रोजमर्रा के खर्चे चला सकता है, आपके बिल भर सकता है, ये जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रिच डैड के अनुसार ये आपकी मंजिल नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ एक जरिया है। नौकरी से जो पैसा आ रहा है उसका इस्तेमाल सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि संपत्ति खरीदने में होना चाहिए। ओके। आपका बिजनेस आपके निवेश हैं, आपकी किराए की प्रॉपर्टी है, आपका कोई साइड हसल है, वो सब कुछ जो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है बिना आपके हर पल वहां मौजूद हुए। हाँ, पैसिव इनकम। बिल्कुल। तो भले ही आप दिन में डॉक्टर हो या इंजीनियर या टीचर, शाम को या वीकेंड पर आप अपने बिजनेस यानी अपनी संपत्ति बढ़ाने पर काम कर सकते हैं या उसके लिए सीख सकते हैं। ये वाकई एक पावरफुल विचार है। मतलब अपनी नौकरी को अपनी संपत्ति बनाने के लिए एक इंजन की तरह इस्तेमाल करना, उसे ही सब कुछ ना मान लेना। सही। ये सोच ही किसी को उस चूहा दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती है जिसका जिक्र किताब में बार बार आता है। अच्छा, अब जो चौथा सिद्धांत है वो थोड़ा तकनीकी लगता है, कॉरपोरेशन की ताकत। किताब इस पर क्यों जोर देती है? हाँ, ये थोड़ा सा जटिल लग सकता है शुरू में, लेकिन कियोसाकी के अनुसार ये अमीरों के टूल बॉक्स का एक बहुत अहम हिस्सा है। बात यह है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है, खासकर टैक्स सिस्टम, वो अलग अलग तरह के लोगों के लिए, मतलब कर्मचारी, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन, निवेशक, इनके लिए अलग तरह से काम करता है। कैसे? एक सामान्य कर्मचारी वो पहले पैसा कमाता है, फिर सरकार को टैक्स देता है और फिर जो पैसा बचता है उससे खर्च करता है ना? हाँ बिल्कुल, पहले टैक्स कटता है। लेकिन एक कॉरपोरेशन यानी एक रजिस्टर्ड कंपनी, उसका ढांचा अलग होता है। एक कंपनी पहले पैसा कमाती है, फिर अपने सारे जायज खर्चे जैसे सैलरी, किराया, यात्रा, बिजनेस से जुड़े दूसरे खर्चे वो उस कमाई से करती है। अच्छा। और फिर जो मुनाफा बचता है उस पर टैक्स देती है। ओह, मतलब वो टैक्स देने से पहले अपने खर्चे निकाल सकती है। हाँ, कानूनी तौर पर इससे टैक्स का बोझ काफी कम हो सकता है, खासकर अगर आपके पास बिजनेस इनकम है। कियोसाकी का कहना है कि अमीर लोग अक्सर इन संरचनाओं का इस्तेमाल अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने और टैक्स बचाने के लिए करते हैं, कानूनी तरीकों से। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सिद्धांत सिर्फ बड़े बिजनेस वालों या बहुत अमीर लोगों के लिए ही काम का है? एक आम इंसान इसका क्या करे? देखिए, शायद हर कोई तुरंत एक बड़ी कॉरपोरेशन नहीं बनाएगा, ये सही है, लेकिन इसके पीछे का जो सिद्धांत है उसको समझना सबके लिए फायदेमंद है। कैसे? ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि भाई फाइनेंशियल दुनिया के नियम कैसे काम करते हैं। ये हमें बिजनेस इनकम और सैलरी वाली इनकम के टैक्स ट्रीटमेंट के फर्क को समझने में मदद करता है। ये जानकारी हमें भविष्य में बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद कर सकती है, चाहे हम छोटा बिजनेस शुरू करें या अपने निवेशों को बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर करें। ये असल में फिर से
घूम फिरकर वित्तीय शिक्षा के महत्व को ही रेखांकित करता है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें सीधे 5वें सिद्धांत पर ले आता है, वित्तीय शिक्षा का निरंतर महत्व। कियोसाकी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे स्कूल और कॉलेज वो हमें एकेडमिक या पेशेवर रूप से तो तैयार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पैसे का मैनेजमेंट और उसे बढ़ाने की कला नहीं सिखाते। हाँ, उनका तर्क है कि वित्तीय निरक्षरता मतलब फाइनेंशियल इलिटरेसी ही गरीबी और मध्य वर्ग के जो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं उनका मुख्य कारण है। ये क्लासिक मुद्दा है, फॉर्मल एजुकेशन बनाम फाइनेंशियल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन आपको एक अच्छी नौकरी दिला सकती है, आपको किसी विषय का विशेषज्ञ बना सकती है, बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन वित्तीय शिक्षा आपको सिखाती है कि उस नौकरी से कमाए पैसे को कैसे संभालें, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे उसे अपने लिए काम पर लगाएं, पैसे की भाषा समझना। पैसे की भाषा। हाँ, कियोसाकी के अनुसार वित्तीय शिक्षा सिर्फ अकाउंटिंग या निवेश के बारे में जानना भर नहीं है। ये पैसे की भाषा को समझना है, बाजार के ट्रेंड्स को पढ़ना है और सबसे जरूरी लगातार सीखते रहना है। लगातार। हाँ, क्योंकि नियम बदलते हैं, बाजार बदलते हैं, अवसर बदलते हैं। तो ये कोई एक बार का कोर्स नहीं है, ये जिंदगी भर चलने वाली सीखने की प्रक्रिया है। आपको अपडेटेड रहना होगा। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ स्कूल या कॉलेज की डिग्री पे निर्भर रहना काफी नहीं है। अगर किसी को सच में फाइनेंशियली फ्री होना है, उसे खुद ही पहल करनी होगी। इन्वेस्टमेंट, टैक्स, कानून, बाजार, इन सब के बारे में सीखना होगा। ये एक एक्टिव कोशिश मांगता है। निश्चित रूप से एक्टिव और लगातार। और जब आप सक्रिय रूप से सीखते हैं और अपने आसपास की दुनिया को एक वित्तीय नजरिए से देखना शुरू करते हैं, तभी आप छठे सिद्धांत को समझ पाते हैं और शायद उस पर अमल भी कर पाते हैं। छठा सिद्धांत? हाँ, कौन सा? अमीर पैसा बनाते हैं। बनाते हैं, ये सुनने में थोड़ा जादुई सा लगता है। पैसा बनाना या आविष्कार करना, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। किताब कहती है कि अमीर लोग सिर्फ मौजूदा नौकरियों या निवेशों से पैसा नहीं कमाते, वो नए अवसरों की पहचान करके या बनाकर पैसा बनाते हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि अवसर हर जगह हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए वो फाइनेंशियल ज्ञान और एक क्रिएटिव दिमाग चाहिए। ये सिर्फ कड़ी मेहनत करने या पैसे बचाने से आगे की बात है, ये अवसर पैदा करने या पहचानने के बारे में है। यहाँ बात आती है क्रिएटिविटी की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की और पहल करने की। ओके। वित्तीय ज्ञान आपको उन मौकों को देखने की क्षमता देता है जिन्हें बाकी लोग शायद नजरअंदाज कर देते हैं। हो सकता है आप बाजार में कोई ऐसी जरूरत देखें जिसे कोई पूरा नहीं कर रहा और आप उसका समाधान पेश करके एक बिजनेस खड़ा कर दें। हाँ, जैसे कोई नया ऐप बना दे। बिल्कुल। या आप किसी अंडर वैल्यूड संपत्ति जैसे कोई सस्ती प्रॉपर्टी या कोई स्टॉक, उसको पहचान कर उसमें निवेश करें। पैसा बनाने का मतलब है मूल्य यानी वैल्यू बनाना या पहचानना, जिसके बदले में आपको पैसा मिलता है। ये एक एक्टिव दिमागी प्रक्रिया है, ना कि सिर्फ शारीरिक मेहनत। कोई उदाहरण दे सकते हैं? सोचिए, किसी ने पहली बार एयरबीएनबी का आइडिया सोचा होगा। हाँ। उसने खाली कमरों में एक अवसर देखा जिसे लाखों लोग रोज देखते थे पर नजरअंदाज कर रहे थे। उसने वो कनेक्शन बनाया, प्लेटफॉर्म बनाया और पैसा बनाया, वैल्यू क्रिएट करके। कमाल का उदाहरण है। तो ये सिर्फ भाग्य की बात नहीं है, ये तैयारी और नजरिए की बात है कि कौन अवसरों को देख पाता है और उनका फायदा उठा पाता है। लेकिन एक्सपर्ट नए अवसर तलाशने और उन पर काम करने में तो रिस्क भी होता है। लोग अक्सर डरते हैं कुछ नया करने से, पैसे डूबने का डर। बिल्कुल। और यहीं पर सातवां और आखिरी मुख्य सिद्धांत आता है, डर पर काबू पाना और जोखिम लेना सीखना। डर पर काबू पाना। हाँ, कियोसाकी कहते हैं कि पैसे खोने का डर, लोगों की आलोचना का डर, फेल होने का डर, ये वो भावनाएं हैं जो ज्यादातर लोगों को एक सुरक्षित दायरे में, एक कंफर्ट जोन में कैद रखती हैं और उन्हें कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता तक नहीं पहुंचने देती। वे हमेशा क्या होगा अगर वहीं अटके रह जाते हैं, इफ ओनली, व्हाट इफ। लेकिन क्या इसका मतलब है कि बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा लगा देना चाहिए? जोखिम लेने का मतलब जुआ खेलना तो नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रिच डैड का दर्शन लापरवाही वाले जोखिम लेने की वकालत नहीं करता, बल्कि सोचे समझे या गणना किए गए, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेने की बात करता है। कैलकुलेटेड रिस्क। हाँ, और यहाँ फिर से वो फाइनेंशियल एजुकेशन का रोल आता है। आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप जोखिम का आकलन कर पाएंगे, उसे कम करने के तरीके ढूंढ पाएंगे, उसे मैनेज कर पाएंगे। अच्छा। अमीर लोग जोखिम से भागते नहीं हैं, वे उसे मैनेज करना सीखते हैं। वे समझते हैं कि हर निवेश या बिजनेस में अनिश्चितता होती है,
लेकिन वे अपनी तैयारी और ज्ञान से उस अनिश्चितता को कम करते हैं। और अगर फेल हो गए तो? और शायद सबसे जरूरी बात, वे असफलता को अंत नहीं मानते, बल्कि सीखने का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं। हर सफल एंटरप्रेन्योर या निवेशक के पीछे आप देखेंगे तो असफलताओं की एक कहानी होती है, जिनसे सीखकर ही वो आगे बढ़े हैं। फेलियर इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये बहुत जरूरी बात है। तो इन सब बातों का, इन सातों सिद्धांतों का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हम इन्हें एक साथ देखें, पैसे के लिए काम न करना, फाइनेंशियल लिटरेसी, अपना बिजनेस संभालना, कॉर्पोरेशन की ताकत समझना, लगातार सीखना, अवसर बनाना और डर पर काबू पाकर सोचे समझे जोखिम लेना, तो ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं? ये सब मिलकर एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं। वो ये कि सच्ची दौलत सिर्फ ज्यादा तनख्वाह पाने या कोई बड़ी लॉटरी जीतने से नहीं आती। ये आती है वित्तीय स्वतंत्रता, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने से। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब एक ऐसी स्थिति बनाना जहां आपकी जो संपत्ति है, आपके जो एसेट्स हैं, वो इतनी इनकम पैदा कर रहे हों कि आपको अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एक्टिवली काम करने की मजबूरी न रहे। अच्छा। आप काम करें क्योंकि आप करना चाहते हैं, एंजॉय करते हैं, न कि इसलिए कि आपको बिल भरने हैं। इसी को शायद कियोसाकी चूहा दौड़ यानी रैट रेस से बाहर निकलना कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो अंतहीन चक्कर जिसमें लोग नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, बिल भरते हैं और फिर अगले महीने फिर उसी चक्कर में पड़ जाते हैं, बिना अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मौलिक रूप से बदले। बिल्कुल। संपत्ति में लगातार निवेश करके, अपना फाइनेंशियल ज्ञान बढ़ाते रहकर और एक कर्मचारी की वो सीमित सोच से ऊपर उठकर एक निवेशक या उद्यमी की तरह सोचकर और काम करके कोई भी इस चूहा दौड़ से बाहर निकल सकता है और फाइनेंशियल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकता है। ये किताब हमें यही बताती है कि ये सब मुमकिन है, लेकिन इसके लिए मानसिकता में, ज्ञान में और अंततः अपने एक्शन में बदलाव लाना होगा। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, ये एक सोची समझी यात्रा है। तो आज हमने रॉबर्ट कियोसाकी की बेहद प्रभावशाली किताब रिच डैड पुअर डैड के मूल सिद्धांतों पर एक गहरी नज़र डाली। ये निश्चित रूप से पैसे, काम, शिक्षा और सफलता के बारे में हमारी जो पारंपरिक धारणाएं हैं, उनको चुनौती देते हैं और सोचने का एक बिल्कुल अलग फ्रेमवर्क पेश करते हैं। जी बिल्कुल। और जाते जाते हम सभी के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ। क्या हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, जो हमें पुअर डैड की तरह मेहनत करके नौकरी पाने के लिए तैयार करती है, क्या वो वास्तव में हमें आज की दुनिया में फाइनेंशियली सफल होने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार करती है? बड़ा सवाल है। या फिर जैसा कि रिच डैड का दर्शन सुझाता है, हमें वित्तीय ज्ञान की मशाल खुद ही जलानी होगी, स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम से कहीं आगे जाकर अपने दम पर इस ज्ञान की खोज करनी होगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को अपनी फाइनेंशियल जर्नी के संदर्भ में गंभीरता से विचार करना चाहिए।